हेलो प्यारे दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 की बाल विकास एवं शिक्षण विधि के क्रम में आज हम लोग शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य मीनिंग एंड एम्स ऑफ टीचिंग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हाँ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बच्चों, आपको इसमें विस्तार पूर्वक हम बाल विकास अभी पढ़ा जा रहा है। एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से चर्चा हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है और इसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ही आपके और सेगमेंट जो बचे हुए हैं बाल विकास के अलावा हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, गणित हुआ, पर्यावरण हुआ, इस सब पे विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी इसमें ले करके आपकी समझ से बताया जाएगा, क्योंकि अभी आप में जो है उस समझ को विकसित करना, उस सोच को विकसित करना, उस टॉपिक को लेकर के, इसलिए अभी विस्तार पूर्वक चर्चा किया जा रहा है। बच्चों, अगर आपको संपूर्ण वीडियो देखना और भी देखना है जो टॉपिक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। आपके टॉपिक वाइज आपके सिलेबस पर भी चर्चा किया गया है। आप सिलेबस को पहले देख करके देख लेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ बताया जा रहा है। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। शिक्षा व शिक्षण विश्व में पवित्रतम, परम आवश्यक, परिहिताय व सर्वश्रेष्ठ कार्य है। शिक्षा जो है, शिक्षा व शिक्षण विश्व में पवित्रतम, परम आवश्यक, मतलब सबसे पवित्र, विश्व में सबसे पवित्र माना गया है, परम आवश्यक माना गया है, परिहिताय और सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तो बच्चों, इसमें चर्चा क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण का अर्थ पढ़ेंगे, शिक्षा का व्यापक व संकुचित अर्थ पढ़ेंगे, शिक्षण की परिभाषा पढ़ेंगे, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं पढ़ेंगे, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य पढ़ेंगे, शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप पढ़ेंगे। तो बच्चों, इतनी टॉपिक हम इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को अगर हेल्पफुल लग रहा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, देर न करते हुए यह हम सभी जानते हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने देश के भावी कर्णधारों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित कराते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संचालित करने वाले केंद्रों के रूप में विद्यालय की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संचालित करने वाले केंद्र के रूप में विद्यालय की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब शिक्षा जो है वो विद्यालय में अगर देखा जाए तो विद्यालय उसकी शिक्षा की केंद्र भूमिका निभाती, मुख्य भूमिका निभा रही है। शिक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग। विद्यालयों में सीखने, सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है और इसे ही शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। तो बच्चों देख रहे हैं, शिक्षक जो है शिक्षक ही के बारे में है कि वो जो है सीखने, सिखाने, पढ़ने पढ़ाने में प्रक्रिया समानता शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है। इसे शिक्षण कहते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश से पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों में ज्ञान, कौशल, व्यवहार, दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। तो बच्चों, अब देखिए चर्चा की बिंदु, शिक्षण पर क्या प्रभाव है, शिक्षा की प्रक्रिया में कितने केंद्र हैं, इन केंद्रों पर सामंजस्य कैसे होता है, देखते हैं बच्चों आगे। चर्चा से प्राप्त बिंदुओं के आधार पर कहा जाता है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय, गत्यात्मक, अंतःक्रियात्मक, दो या दो से अधिक लोगों के मध्य स्व उद्देश्य प्रक्रिया है जिसके 3 प्रमुख ध्रुव हैं। बच्चों, शिक्षा में 3 ध्रुव आते हैं। नंबर 1 क्या, शिक्षक अर्थात टीचर, स्टूडेंट
और पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु। ये ही तीन प्रक्रिया होती है, ये तीन ध्रुव हैं शिक्षण के, जैसे शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। भाई शिक्षक विद्यार्थी को तभी सिखाएगा जब जो विद्यार्थी शिक्षक के पास आए, और क्या सिखाए उसके लिए पाठ्यक्रम जरूरी है। तो इसलिए यह तीनों महत्वपूर्ण ध्रुव है बच्चों। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा के कितने ध्रुव हैं, तो आप शिक्षण के, ठीक है, तो आप बता सकते हैं त्रिध्रुवी है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। उपरोक्त तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। देखिए क्या है, शिक्षण है। तीनों पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से करता है। शिक्षण में इन तीन पक्षों का होना आवश्यक है। शिक्षण का समान अर्थ अब देखेंगे तो बच्चों यही है, जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, जो तीनों ध्रुव है, उसी को शिक्षण कहा जा रहा है। जब शिक्षक के पास शिक्षार्थी जाएगा या विद्यार्थी जाएगा और जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया उस पाठ्यक्रम को भी उस विद्यार्थी को सिखाएगा, वही तो शिक्षण प्रक्रिया हुई, वही तो शिक्षण हुआ। शिक्षण का समान अर्थ ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कक्षा में विभिन्न क्रियाकलाप, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण विधाओं जैसे खेल, वार्तालाप, प्रश्न, वर्णन, कहानी, कविता, टीएलएम, पाठ्यवस्तुओं का सहारा लेता है। वह अपने शिक्षण द्वारा ही छात्रों को विषय वस्तु सिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो। देखिए, शिक्षण व अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वालों में अपने प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करने की क्षमता ना उत्पन्न हो। मतलब जो कुछ टीचर ने शिक्षक को बच्चों को सिखाता है, बताता है, पढ़ाता है, अगर वो अपने जीवन में उसको उपयोग में लाता है, तभी जान लीजिए एक प्रकार से शिक्षण कंप्लीट हुआ, शिक्षण का उद्देश्य पूरा हुआ। शिक्षण शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है और इसकी सफलता सीखने वालों द्वारा प्राप्त अर्जित ज्ञान पर निर्भर है। शिक्षण उस समय ही होता है जब कुछ सीखा जाता है। शिक्षण का व्यापक व संकुचित अर्थ। शिक्षण का सर्वमान्य अर्थ बताना अत्यंत कठिन है। शिक्षा की भांति शिक्षण के दो अर्थ हैं, व्यापक अर्थ व संकुचित अर्थ। देखते हैं शिक्षण का व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग। व्यापक अर्थ में शिक्षण मनुष्य के द्वारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत सभी पंक्ति वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम व घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला व साहित्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। जैसे आप लोग बच्चों देखिए, ये जो शिक्षण का व्यापक अर्थ है, इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये है कि बच्चा चाहे स्कूल जाए या ना जाए, तब भी कुछ न कुछ समाज से, अपने परिवेश से और किसी माध्यम से, घटना से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, समाज से, वातावरण से, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी बच्चा तब भी सीखता है। व्यापक अर्थ है और सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे अभी क्या है, जो व्यापक अर्थ में है, बच्चा विद्यालय नहीं जाता है या विद्यालय सीमित समय तक गया पढ़ाई करने के बाद, इसका मतलब वो अगर कोई नौकरी कर रहा है तब भी वो नौकरी में भी कुछ ना कुछ सीख रहा है। मतलब सीखना व्यापक अर्थ ये है शिक्षण में कि पूरे संपूर्ण बच्चा पैदा जब हो जाता है और जब तक इस धरती पर रहता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता है, वो चाहे वातावरण से हो,
चाहे अपने परिवेश से हो, चाहे बड़ों से हो, चाहे किसी टेलीविज़न से, सिनेमा से, राजनीतिक से, चाहे किसी व्यक्ति से, कुछ न कुछ ज़रूर वह सीखता रहता है। इसी इसका संपूर्ण क्या है, व्यापक अर्थ है। अब देखते हैं शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है। क्या है शिक्षण का संकुचित अर्थ? नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग। संकुचित अर्थ में बालक को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है। यह शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है तथा बालक को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है और इसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण विद्यालय व कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाने वाला शिक्षण। देखिए, संकुचित अर्थ का शिक्षा का संकुचित अर्थ ये है कि बालकों को ज्ञान, सूचना, परामर्श, ठीक है, जानकारी देना ही शिक्षण है। यह पूर्व नियोजित एवं नियंत्रित होता है। अब बालकों को कुछ ही समय तक दिया जाता है। जैसे अगर जो पढ़ाई कर रहा है उसका एक टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड तक शिक्षण दिया जाता है और यह जो है औपचारिक ही साधनों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें असमानता आप देखेंगे, विद्यालय में कक्षा कक्षण में फिर शिक्षार्थियों को शिक्षण दिया जाता है, वही इसका अर्थ है संकुचित अर्थ। जैसे बच्चा 12 तक पढ़ रहा तो 12 तक का 1 से कक्षा 12 तक जो विद्यालय उसकी शिक्षा है वही है संकुचित अर्थ। अब व्यापक अर्थ क्या हो? 12 के बाद अगर जो कोई कमाने चला गया, कहीं और घूमने चला गया या कोई कंपनी में लग गया, किसी न किसी प्रकार से, या कोई व्यवसाय खोल लिया, तब भी वो अपने व्यवसाय से सीख रहा है, जान रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? व्यापक अर्थ। ठीक है, देखिए, निश्चित उद्देश्यों को लेकर निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित अनुभवी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया ही शिक्षण है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। निश्चित उद्देश्यों को लेकर निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित अनुभवी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे चलते हैं। अब देखिए शिक्षण की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ टीचिंग। डॉक्टर माथुर के अनुसार शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था व प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके, वह स्वयं योजना बना सके, शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर उसे सुसंगठित रूप से प्रयोग कर सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये डॉक्टर माथुर के अनुसार है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि रायंस के अनुसार यही परिभाषा आपसे पूछ लेगा और कहेगा किसके अनुसार ये है, तो ये परिभाषा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है। योकम व सिम्पसन के अनुसार शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्य का जीवन से अनुकूल करने की पथ प्रदर्शन करते हैं। जेम्स यम थाइन समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। तो बच्चों ये इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए अर्थ। शिक्षण के अर्थ व परिभाषाओं के आधार पर शिक्षण के स्वरूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षण का अर्थ शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम के मध्य संबंध स्थापित करना है। बच्चों ये आपका जो शिक्षण कितने ध्रुवों में है, देखिए यही ध्रुवों क्या है, शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, और क्या हो रहा है, उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा रहा है। शिक्षण का अर्थ सूचना, ज्ञान व जानकारी देना है। शिक्षण का अर्थ सिखाना व बालकों को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता करना है। शिक्षण शिक्षार्थी को उत्प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने, प्रयत्न व क्रियाशील रखने की प्रक्रिया है। शिक्षण की तैयारी का एक साधन व सीखने का संगठन है। शिक्षण शिक्षक का स्वमूल्यांकन है। क्या है? स्वमूल्यांकन है। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। उत्तम शिक्षण छात्रों में सीखने की तीव्र इच्छा जागृत कर उन्हें विकास की ओर बढ़ाता है। योकम व सिम्पसन ने अच्छे शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती है।
यह आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक व जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है। इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छा शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं तथा उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। यह प्रेरणात्मक व सृजनात्मक होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान दिया जाता है। मेन रूप से ये देखा जाए बच्चों, इसमें जो आपके मनोवैज्ञानिक सिम्पसन्स और क्या कहते हैं योकम ने अपने दिया है शिक्षण एक अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं ही दिया जाता है, जो वांछित है, जो उनके लिए ज़रूरी है और जो उनकी इच्छा के अनुसार ज़रूरी है, उनके पाठ्यक्रम के अनुसार ज़रूरी है, वो सूचनाएं प्रदान करना ही एक अच्छे शिक्षण का निशानी है। और साथ ही बच्चों, जो शिक्षण होता है वो आदेशात्मक नहीं बल्कि निर्देशात्मक और जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित होगा, और हर छात्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सीखने वाला स्वयं प्रेरित होता है। अगर बच्चा स्वयं प्रेरित होकर के उस चीज़ को सीखने की कोशिश करता है तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। जो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं जो सीख नहीं पा रहे उनको हम छोड़ दें, उनके लिए हम रिमीडियल चलाते हैं, वो भी हमारे लिए हर छात्र महत्वपूर्ण है। ठीक है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग। हम बच्चों को जैसे क्या कक्षा में जो बच्चे होते हैं, सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं। उनमें कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं जो जल्दी पढ़ाई चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उस रफ्तार में पीछे हो जाते हैं। तो उनको भी हम छांट करके उनको अलग से टीचिंग करें, उनके माध्यम से उनके स्तर अनुसार उनको समझाएं, तो वो भी हमारे प्रभाव में हमारे स्तर पर जिससे आ जाए। ठीक है। इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं और उनके अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। यह प्रेरणात्मक या सृजनात्मक होता है। तो उत्तर शिक्षण में छात्रों को विभिन्न क्या कहते हैं व्यक्ति विभिन्नताओं पर ध्यान रखना चाहिए। उनकी क्या क्या जैसे व्यक्ति विभिन्नता है, उनका कुछ बच्चे क्या होता है गणित तेज होता है, कुछ बच्चों का इंग्लिश तेज होता है, कुछ बच्चों का कुछ होता है खेल में तेज होते हैं। उनके जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनको भी ध्यान दे करके हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तीव्र गति से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा प्रक्रिया पर भी पड़ा है, जिससे शिक्षा व शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों, प्रविधियों, पाठ्यक्रम व शिक्षा की भूमिका में व्यापक बदलाव आया है। आज शिक्षण का मुख्य व महत्वपूर्ण उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को बाल उपयोगी, रुचिकर, आनंददायी, प्रभावी, व्यवहारिक व बोधगम्य बनाना है, जिससे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सकें व उसका यथा समय प्रयोग कर सकें। तो बच्चों ये भी है कि जो तीव्र गति से जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों को प्रभाव शिक्षा प्रक्रिया पर भी पड़ा है, जैसे शिक्षा व शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों, पाठ्यक्रम, शिक्षक की भूमिका व व्यापक बदलाव आया है। आज शिक्षण की मुख्य व महत्वपूर्ण उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में बाल उपयोगी, रुचिकर, आनंददायी, प्रभावी, व्यवहारिक व बोधगम्य बनाना है, जिससे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सकें और उसका यथा समय प्रयोग कर सकें। देखिए, शिक्षण का उद्देश्य मात्र तथ्यों का स्मरणीकरण न होकर दक्षता प्राप्ति तथा ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक योग्यताओं का विकास है। रायबर्न के अनुसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं। शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों के जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व, क्षमताओं, योग्यताओं व कुशलताओं का अधिकतम विकास करना है। शिक्षार्थी को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वे पढ़ने व अन्य कार्यों में रुचि ले सकें। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देने, उनमें स्वास्थ्य दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे वे समाज, देश के विश्व कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
जीविकोपार्जन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है, अतः छात्रों को स्वावलंबी बनाना व उनकी व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न करना शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों में नेतृत्व की क्षमता, नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता व परिवेश के प्रति जागरूक बनाना, छात्रों को मार्गदर्शन करना क्योंकि उचित समय पर प्राप्त मार्गदर्शन सफलता दिलाने में सहायक होता है। और देखिए बच्चों, कुछ पॉइंट हैं। छात्र छात्राओं में सक्रिय रखना, उन्हें रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, अशुद्धियों को निवारण करना, छात्रों को अपने वातावरण में सही वातावरण से समायोजन करना सिखाना ताकि वह समाज में लोकतांत्रिक राष्ट्र में जिम्मेदार नागरिक बन सकें। ठीक है, ये सब शिक्षण में ही है। ध्यान देते हैं कि बदलते समय के साथ साथ बच्चों का स्वभाव, रुचियां, सोचने, समझने व सीखने की गति में भी आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण आज शिक्षण कार्य को अधिक व्यवहारिक बनाने की ज़रूरत है ताकि विद्यालय का हर बच्चा रुचि, क्षमता, स्तर व गति के अनुरूप सीख सके। देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए, शिक्षण कार्य करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। अपने दायित्व के बेहतर निर्वहन व शिक्षण को सफल बनाने व छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए वह कक्षा शिक्षण में विभिन्न तरीकों, विधाओं, क्रियाकलापों का प्रयोग करता है। शिक्षक द्वारा अपनाए गए जिस तरीके से छात्र अच्छी तरह सीख जाएं, वही शिक्षण का सबसे उत्तम तरीका है। बस शिक्षक का काम क्या है? बच्चों को किसी भी विधाओं से, क्रियाकलापों से, गतिविधियों से वो उस ज्ञान को, उस तथ्य को बच्चों को सिखा दें, वही उसके लिए सबसे उचित विधि है। शिक्षण के प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप। कक्षा में छात्रों के मध्य शिक्षण करते समय शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप करा सकता है। विषय व पाठ्यवस्तु पर आधारित गतिविधियाँ, क्रियाकलाप कराना। विषय पर आधारित अगर कोई गतिविधि होता है तो उसको भी करा दीजिए, क्रियाकलाप करा दीजिए। इससे बच्चे उसको अच्छे तरीके से सीखते हैं। छोटे व बड़े समूह में कार्य कराना, बच्चे स्वयं कार्य करते हैं और सीख के समझ सकें। बच्चों को ग्रुपों में भी कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए, बच्चे ग्रुप में करके अपने समूह में कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड करते हैं और अपने अनुसार करते हैं, उनको स्वतंत्र रूप से करने दीजिए। ऐसे प्रोजेक्ट कार्य कराना जिन्हें बच्चे स्वयं और साथियों का सहयोग कर सकें। विविध प्रकार के अभ्यास का कार्य कराना, उनकी जांच करना। शैक्षिक और मनोरंजनात्मक खेल खिलवाना। वर्णन, व्याख्यान व कथन कहना। प्रश्नोत्तर व प्रश्न उत्तरों को सभी बच्चों के सामने स्पष्ट करना। लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में प्रत्येक बच्चे से वार्तालाप करना। कविता, कहानी, दृश्य, चित्रात्मक लिखवाना। और बच्चों देखिए, सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग करना, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रायोगिक कार्य करना, चर्चा पर चर्चा करवाना, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सामपट पर लिखवाना, प्रेरणा व आवश्यक सुझाव प्रदान करना, मूल्यांकन करना, स्वाध्याय व विचार विमर्श का अवसर प्रदान करना, ये बच्चों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों देखेंगे आपका ये लास्ट पॉइंट है। वर्तमान संदर्भों में शिक्षण केवल ज्ञान, सूचना व जानकारी प्रदान करना ही नहीं, शिक्षण तथा सिखाना दोनों एक है। शिक्षण तथा सिखाना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण का कार्य अधिगम में प्रभावशीलता लाना है। अशिक्षण एक कार्य जबकि अधिगम एक उपलब्धि है। शिक्षण तभी सार्थक व प्रभावी होगा जब छात्र सीखे गए विषय व ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सके तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों व परिस्थितियों में उसका समुचित प्रयोग कर सके। जैसे शिक्षण और सीखना या अधिगम कहा जा सकता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और बच्चों, इसमें शिक्षण कार्य का अधिगम में प्रभावशीलता लाना शिक्षण का ही कार्य है। जब अधिगम एक उपलब्धि है और तब शिक्षण तभी सार्थक और प्रभावी होगा जब छात्र द्वारा सीखे गए ज्ञान, विषय या उसके आधार पर उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सके और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में या परिस्थितियों में आने पर उसका समुचित वह प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तभी वह शिक्षण क्या है, एक सार्थक सिद्ध होगा। तो बच्चों, दोस्तों आज यहीं तक का हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक हमारा रहेगा संप्रेषण। ठीक है,
इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक पे विस्तारपूर्वक चर्चा किया जा रहा है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और बच्चों, आपको वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम भाई को सपोर्ट करिए। और आपके एग्ज़ाम में जब आएगा नोटिफिकेशन, तब हम आपके एग्ज़ाम के जो पूरे प्रश्न हुए हैं, सॉल्व हुए हैं या इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, तो वन लाइनर तथ्य लाएंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अभी क्या है, आप विस्तारपूर्वक समझ लीजिए। जब ये चीज़ समझे रहेंगे तो आपको वन लाइनर भी समझ आएगा, नहीं तो वही रटना रहेगा। जब रटेंगे तो आप भूल जाएंगे एग्ज़ाम पीरियड में। इसलिए अभी एक एक तथ्य को समझ सकें, पढ़ सकें हमारे साथ, तो इसलिए बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों और थैंक यू।